नमस्कार। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब वो कोशिश ये करेंगे कि भारत जो है तेल नहीं खरीदे रसिया से, या उन्होंने ट्वीट भी किया, कई सारी जगहों पे उन्होंने ये बात कही कि उन्हें लगता है, उन्होंने सुना है, उनको वो पता है कि भारत जो है अब नहीं खरीदेगा तेल रूस के साथ। वहीं पर पूरे दिन इस बारे पर चर्चा चलती रही है, कई सारी खबरें आती रही हैं और शाम तक आते आते ये बात काफ़ी हद तक स्पष्ट हो चुकी है कि भारत कोई भी अपनी खरीद में कमी नहीं करने जा रहा है रूस के साथ। साथ ही चाइना ने भी ये बात कही है कि वो भी रूस के साथ जो भी उनकी खरीदारी है तेल को लेकर के, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। ओवरऑल पूरा दिन जो आज का गुजरा है वो कहीं ना कहीं तेल को लेकर के है, और इस बात में अब कहीं ना कहीं ये बाजार लगने लगी है, दुनिया को ये लगने लगा है, ग्लोबल ट्रेड को ये लगने लगा है कि आने वाला वक्त जो ट्रेड वॉर के बाद जो एक नया वॉर शुरू होता दिख रहा है वो तेल को लेकर के फिर से हो रहा है। न सिर्फ उसमें भारत केंद्र बिंदु पर होगा, बल्कि उसमें चाइना भी और रूस भी होगा। और ये जो नई बात उठी है पिछले कुछ दिनों के अंदर तेल को लेकर के, नए टैरिफ को लेकर के कंट्रोवर्सियां जिस तरह खड़ी हुई हैं और जिस तरह से भारत के साथ ही ज़्यादा शुरुआत हुई है, तो उसमें भारत ज़्यादा बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ता है। अब अगर इस बारे में पूरी बात समझने की कोशिश करें तो शुरुआत इसकी हुई थी एक ट्वीट से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि उनको ये लगता है कि भारत जो है तेल खरीद नहीं करेगा। और उसके बाद कई सारे और भी चीज़ें आने लगी, उसमें IOCL का नाम भी आने लगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, जिन्होंने अपनी खरीद में कमी कर दी है अमेरिका से। लेकिन धीरे धीरे करके वो बात एक्सप्लेन होती गई कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब शाम को भारत की ऑफिशियल बयान आया है कि नहीं, हम कोई भी तेल खरीद में कमी नहीं करने जा रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जगह पे भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। और आज ही उन्होंने पाकिस्तान को एक बड़ा तेल को लेकर के एक बड़ी डील करी है। अमेरिका काफ़ी ज़्यादा तेल जो है पाकिस्तान को देगा, मतलब उन्होंने एक प्रकार के बुली किया है। और भारत की तरफ से और बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे ये बात कही गई है कि भारत किसी भी प्रकार से किसी भी बुली को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी चीज़ जो आप इस तरह से करेंगे वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्टीमेटली लग ये रहा है कि अब प्रेशर टैक्टिस जो है वो कहीं अधिक आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर यहाँ पे थोड़ी और इस बात को समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान वाला एंगल तो शायद नहीं ही डालना चाहिए था जिस तरह से उन्होंने डाला। चाइना ने भी ये बात कही है कि वो जितना तेल खरीदी करते हैं रूस से, मिडिल ईस्ट से, सभी जगहों से वो उतना तेल खरीदते रहेंगे, कहीं पर कुछ बदलाव नहीं करेंगे। भारत ने भी सेम बात कही है कि जहां पर हम जितना तेल खरीद रहे हैं उतना तेल खरीदते रहेंगे। अगर यहाँ पे ये भी बात समझिए कि चाइना ने और साथ में रूस ने भी ये बात कही है कि हम जल्दी ही ब्रिक राष्ट्रों का वापस से एक सम्मेलन बुलाएंगे और डॉलर के में जो ट्रेड्स होते हैं उसको लेकर के हम कुछ बात करेंगे। हो सकता है जल्द ही आपको ये देखने को मिले कि वापस से ब्रिक्स जो राष्ट्र हैं वो एक्टिव हों। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रंप हैं वो लगातार ब्रिक राष्ट्रों पर खफा रहे हैं, लगातार वो ये बात कहते रहे हैं। इवन वो जब प्रेसिडेंट बने थे, जो उनकी पहली स्पीच थी, उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो ब्रिक राष्ट्र हैं उनको कुछ नहीं करना चाहिए, डॉलर के अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहिए, या आपस में कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। साथ में तेल को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी रूस के साथ तेल खरीदी आप करेंगे, चाहे वो भारत हो या चाइना, उसके ऊपर वो 100% तक टैक्स लगा सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं। अब ये मुद्दा पूरी तरह से गर्म होता चला जाएगा। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको एक बड़ी खबर सुनाई पड़े कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया और उसमें वो 100% तक जो है टैरिफ की बात कर दें, या लगा ही दें, आपके ऊपर इम्पोज कर दें 100% टैक्स आपके तेल खरीद पर। कुछ रिफाइनरी कंपनियों को जाहिर सी बात है नोटिस गई है, बंद करने की बात की है अमेरिका ने। वो सब कुछ अब होते हुए दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखिए तो दुनिया का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अब तेल की तरफ वापस से शिफ्ट हो रहा है। ट्रेड डील को लेकर के जिस तरह से अमेरिका थोड़ा बैकफुट पर भी गया है, क्योंकि ट्रेड डील जिस ढंग का उनकी उम्मीद थी उस ढंग की उनको ट्रेड डील मिली नहीं है, और कोई मनमाने तरीके से ट्रेड डील करने की जो उनकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है, न सिर्फ चाइना के साथ बल्कि भारत के साथ। इस बीच में जो एप्पल फ़ोन है, चूंकि उसको लेकर के भी उन्होंने कहा था कि एप्पल को अपना जो भारत में वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको चेंज कर देना चाहिए। आपको मालूम ही होगा इस समय एप्पल का अमेरिका में बिकने वाले फ़ोन में 90% एप्पल के फ़ोन इंडिया में बन रहे हैं।
ग्लोबली बिकने वाले 42% से ज़्यादा फ़ोन इंडिया में बन रहे हैं। ऐसे में एप्पल का भारत से जाना काफ़ी बड़ा बात हो जाता। लेकिन एप्पल ने साफ कहा है कि वो भारत छोड़ के नहीं जा रहे हैं, जो टैक्स लग रहा है वो उस सेम टैक्स को देंगे। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये भी है कि अमेरिका चाह तो रहा है कि सब लोग उसके पास आ जाएं, डील कर लें, लेकिन दुनिया करना नहीं चाहती है। ये कुछ उस तरह की स्थिति है। अगर आप में से जो बात याद हो, जब भारत ने अपना दूसरा बार परमाणु परीक्षण किया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, और अमेरिका ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो है भारत के ऊपर लगाए थे, भारत ने उनके खिलाफ में कुछ खास कार्रवाई नहीं करी थी, और करीब करीब साल भर गुजरते गुजरते सारी जो है अमेरिकन कंपनियां वहां के खुद उन्होंने उनके गवर्नमेंट से कहा कि हमें वो हटाइए ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो आप इंडिया पे लगाए हैं, क्योंकि ट्रेड करना कठिन हो गया है। क्योंकि भारत और चाइना इतने बड़े यूं कहिए जाइंट हैं किसी भी ट्रेड को लेकर के, जाइंट इन सेंस की चूंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, सबसे बड़ी आबादी दुनिया की है, आप इसको अलग करके धंधा नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो भारत ने कुछ किया भी नहीं है। अगर भारत अमेरिकन कंपनियों को अपने देश में आने से रोकने की बात करे या उसके ऊपर वापस से टैरिफ लगाने की बात करे, तो जो नंबर है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। शुक्रवार को जिस तरह से अमेरिकन मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिली, तकरीबन $1 ट्रिलियन खत्म हुआ है अमेरिकन मार्केट से, यही कहिए इतनी बड़ी गिरावट है। और इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई? क्योंकि मेजर ब्रेकडाउन्स देखने को आ सकते हैं ग्लोबल ट्रेड में अगर इस तरह की टैरिफ जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऑयल को लेकर के अगर ये स्थिति बनेगी, चूंकि जब उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद माना यह गया, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आई जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर इंडिया जो है जिस तरह से ट्रंप चाहते हैं कि ग्लोबल मार्केट से इंडिया तेल खरीदे, उस केस में तेल की जो अभी की कीमतें हैं जो $78-80 के आसपास में मैक्स नंबर पे जा रही हैं पिछले 8 महीनों में, ये अगर इंडिया नॉर्मल मार्केट से खरीदना शुरू कर दे तो ये $110 तक जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा इंपोर्ट है भारत का। अब अगर इतना हाई रेट जा सकता है तो उस केस में अमेरिका के ऊपर भी दबाव आएगा। जबकि वो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फिर भी दबाव आएगा और ग्लोबल ट्रेड डाउन हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे देश जो हैं तेल खरीद रहे हैं। ज्यादा खरीदने पे पैसा ज्यादा वहां खर्च होगा तो दुनिया भर की जो बाकी ट्रेड्स हैं, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो तेल में चला गया, तो दुनिया के जो बाकी ट्रेड्स हैं वो धीमे हो जाएंगे और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो 1929-28 की तरह हो सकता है, जब अमेरिका में एक बड़ा रिसेशन आ गया था। 1928-1930 की समय को अगर आप याद करेंगे तो वो पीरियड था जब अमेरिका अपनी खुद की महंगाई से प्रॉब्लम में गया, और वहीं से इसीलिए 1929 की बड़ी सी आर्थिक मंदी जो 1936 तक चलती है, उसी के बाद अमेरिका ने दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत करी थी। आज जो अमेरिका कर रहा है ये कहीं ना कहीं उसके खुद के बनाए हुए नियम कायदों का 100 साल करीब 100 साल बाद उल्लंघन है। वो ग्लोबलाइजेशन को हटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, अपनी ट्रेड अपने तरीके का ट्रेड करने की कोशिश ज्यादा है। लेकिन इकोनॉमिक्स इस तरह से अब इवॉल्व हो चुकी है और वो इस तरह से इंटरलॉक हो चुकी है कि अगर आप किसी एक जगह पर भयंकर रूप से कुछ गड़बड़ करेंगे तो दूसरी जगह पर आपको भी असर होगा। अगर आप भारत के ऊपर, दुनिया के ऊपर जिस तरह से टैरिफ लगाएंगे, एक एवरेज माना यह गया है कि 11% से ज्यादा कीमतें बढ़ जाएंगी अमेरिका में। आप बिलीव नहीं करोगे, 11% अगर कीमतें किसी भी चीज की अमेरिका में अब बढ़ाई जाएं तो उसका जो इम्पैक्ट कॉस्ट होगा वो अमेरिकन इकोनॉमी झेल नहीं सकती है। इसलिए बहुत सारे जो यूं कहिए इकोनॉमिस्ट हैं इस संदर्भ में महंगाई को लेकर के जिनकी बहुत लंबी लंबी बातें वो करते रहे हैं, उनका ये मानना है कि साल से 1.5 साल के अंदर या अधिक से अधिक 2 साल ये ट्रेड वॉर चल सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास 1.5 से 2 साल का ही फ्यूल है अपनी इकोनॉमी को संभाल करके चलने का, और इस ट्रेड वॉर में वो रहें। अगर उससे भी लंबा ये ट्रेड वॉर खिंचता है तो अमेरिकन इकोनॉमिक सच में रिसेशन में जा सकती है, हैवी जॉब लॉसेज हो सकते हैं, और उस केस में वो वापस से बैक टू पवेलियन होंगे जीरो टैरिफ के जोन में, या पुराने 2024 या 23 के टैरिफ वाली स्थिति में जाने की कोशिश करने लगेंगे बाय डिफॉल्ट। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अगर भारत, चाइना, रूस ये आपस में जो ब्रिक राष्ट्र है या इनका जो RIC का कॉम्बिनेशन है, अगर ये इसके साथ धंधा करने लगे या आपस में बहुत ज्यादा गठजोड़ बना लिए तो पॉसिबिलिटी है
कि जो ध्रुवीकरण हुआ था रसिया और अमेरिका का, जो बाइपोलराइजेशन है दुनिया में बड़े इकोनॉमी के रूप में, बड़े वॉर जोन के रूप में, वहां पर भी डिफरेंस आ सकता है। और ऐसा हो सकता है कि एक नया इकोनॉमिक हब क्रिएट हो जाए रूस, चाइना और इंडिया का, जिसमें अभी इंडिया रूस के साथ तो जरूर दिखता है लेकिन चाइना के साथ नहीं दिखता है, लेकिन उस केस में फिर वो उसके साथ दिख सकता है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ही सही, साथ में जो ईस्ट वर्ल्ड है, यानी पूर्वी क्षेत्र जो है आपका, और इवन एशिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर वो प्रभुत्व अमेरिका को स्थापित करने में दिक्कत रहेगी। तो बहुत सारे इसके न सिर्फ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं बल्कि जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात चल रही है। और अगर इस तरह के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स आएंगे तो कहीं ना कहीं ये वॉर जो है भले ही चल रही है लेकिन ये जल्दी से जल्दी खत्म होती दिख सकती है। तो और ये जो छटपटाहट है, ये उस तरह की छटपटाहट है अमेरिका की साइड से कि वो पूरी कोशिश तो कर चुके कि किसी तरीके से सब कुछ उनके हित में हो जाए, लेकिन जब दुनिया उनको नगण्य मान रही है या उनको इग्नोर कर रही है, और आप समझिए कि अपने दुनिया का प्रमुख है वो, और वो आदमी को जब इग्नोर आप कर रहे हैं तो कम से कम उसको एक गुस्सा भी आ रही है, उसको टेंशन भी हो रही है और उसका प्रभुत्व भी घटता दिखता है। ऐसे में कई सारे उल्टे कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ सकती है। और इसमें अगर वो टैरिफ लगा दें या यूं कहिए पेनाल्टी लगा दे भारत के ऊपर, अमेरिका, चाइना के ऊपर, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर ट्रेड की कीमतों के नाते फिर प्रॉब्लम उनको भी रहेगी। तो ये दो धारी तलवार की तरह है जिसको अमेरिका ने मुट्ठी में पकड़ लिया है और दोनों ही तरफ से उसके हाथ में कट लग रहे हैं। तो वो कितना समय तक उस तलवार को पकड़ के हंसता हुआ चेहरा बनाए रहेंगे वो कठिन है समझना, लेकिन तलवार से उनके भी ब्लड निकल रहे हैं, ये बात सही है। और अगर उसको लंबा टिकाएंगे साल 2 साल बाद तो फिर वो हाथ काम करने लायक नहीं रह जाएगा। ये बात कई सारे इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री में लगातार ये बात रही है कि जब भी अमेरिका ने 1929-28 में स्थिति हुई और 70-80 के आसपास एक बार हुई, और इसीलिए 82 में इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया अमेरिका में, जिसके नाते दुनिया भर में फिर वापस से बहुत तेजी से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा था। खैर वो अलग मुद्दा है, बट मुद्दा वही है कि आप इस तरह से जो कर रहे हैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। तो एक मुद्दा वो चीज रही है। खैर भारत ने साफ किया है शाम को, ANI ने भी बताया है और बहुत सारी न्यूज एजेंसीज के माध्यम से कि भारत जो है जिस तरह से तेल खरीद करता था वो तेल खरीद भारत की तरफ से जारी रहेगी। रशियन मीडिया ने भी ये बात स्पष्ट करी है कि जिस तरह से भारत की तरफ से जो बयान रहे हैं, और रसिया भी कहा है कि जितना वो एक्सपोर्ट करते थे वो उसी संग से एक्सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि चूंकि भारत का जो तेल है वो मिडिल ईस्ट और यूरोप होकर के आता है रूस से, अगर वहां पर डिस्ट्रप्शन कुछ डाला गया कि तेल को घुमा के भेजा जाए, तो रूस ने कहा है कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे ऐसा नहीं हो। और वो फिर एक नया यूं कहिए व्यू में जाएगा कि वो साउथ अफ्रीका होकर के आएगा या फिर चाइना रूट से आएगा, कैसे होगा वो पता नहीं। लेकिन फिलहाल बहुत दूर दूर की जो बातें हैं कि अगर कहीं इसको रोकने की बात भी की गई तो फिर कुछ नई चीजें अमेरिका और रूस के बीच में भी होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारी गर्मा गर्मी चल रही है। इसी बीच में जो एस्टीमेट है कि वर्ष 2025 में कितना तेल जो है भारत जो है खरीदेगा रूस से, तो एस्टीमेट अभी भी वही है कि, और चूंकि अब शाम को चीजें क्लियर हो गई हैं, तो 35% हम अपने टोटल डिमांड का इस समय खरीदते हैं रूस से, हम उतना खरीदते रहेंगे। 19 से लेके 20% के आसपास हम इराक से खरीद रहे हैं, उतना हम खरीदते रहेंगे। सऊदी से करीब करीब 11-12% हम खरीद रहे हैं। UAE से हम करीब 10% खरीद रहे हैं, उतना हम खरीदी करते रहेंगे। यहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से जो हम 5 से 6% की खरीद कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो वेस्ट अफ्रीका से खरीद रहे हैं या UAE से खरीद रहे हैं, यहाँ पे कुछ कमी हो सकती है अगर अमेरिकन दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और चूंकि अमेरिका से हम 6 से 8% तक तेल खरीद कर रहे हैं, तो ये नंबर हो सकता है 12 से 14% तक जाए। लेकिन चूंकि रूस से हमें सस्ता तेल मिलता है, इराक के साथ जो भारत ट्रेड कर रहा है उसमें रुपये में ज़्यादा ट्रेड हो जाता है, तो वो शायद नहीं चेंज होगा, वो लगभग नंबर वहीं रहेगा। सऊदी अरेबिया का नंबर भी वहीं रहना चाहिए मोस्ट लाइकली, चूंकि वो भी सेम कहानी, वहाँ से थोड़ा घट भी सकता है सऊदी अरब। और
यूएई से कहीं ना कहीं थोड़ा सा घट सकता है, क्योंकि सऊदी के साथ पिछले कुछ समय में भारत पाकिस्तान के वॉर के समय में थोड़ी सी हमारी जो स्थिति उतनी बेहतर नहीं रही है। तो वहां से भारत अगर जरूरत पड़ी तेल खरीद में थोड़ा चेंज करने का, तो वो नंबर वहां से थोड़ा चेंज हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट अमीरात से भी थोड़ा हो सकता है, और यूनाइटेड स्टेट का नंबर जो 6 से 8% का आता है वो थोड़ा सा एलिवेट हो सकता है, 12 से 14% तक पहुंच सकता है, और अफ्रीकन देश से थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो हम इन दो देशों से यानी रूस से खरीदते हैं वहां कमी नहीं हो गई। तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी रखी जा रही है कि अगर ठीक से बात हुई, ठीक से नेगोशिएट किया गया, या टैरिफ लगा ही दिया गया 100% रूस के आयातित तेल के ऊपर भारत के ऊपर, तो उस केस में थोड़ा भारत जो है अमेरिका की साइड ज्यादा तेल खरीद कर सकता है। लेकिन अगर लगा ही दिया गया तो फर्क किसको सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम तेल मंगाते हैं, रिफाइन करते हैं और वापस से उसको बेचते भी हैं, और हमसे कौन खरीद रहा है तेल, वो है यूरोप। तो यूरोप की जो तेल डिमांड है वो पूरी कैसे होगी, क्योंकि यूरोप की फिर तेल डिमांड कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, या यूं कहिए यूरोप की जो महंगाई है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्रॉब्लम कई सारे खड़े होंगे, क्योंकि हम दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइन कर सकते हैं, और ऑयल रिफाइन करके यूरोप को बेचना, यही हम लंबे समय से कर रहे हैं। और इस केस में फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हम ज्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारा कच्चा माल ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो हम ज्यादा चार्ज करेंगे। अब जब ज्यादा चार्ज करेंगे तो उस केस में यूरोप में जो तेल है उसकी कीमत बढ़ेगी, साथ में जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेंट ऑयल की कीमत भी बढ़ जाएगी, यानी कच्चे तेल की ही कीमत बढ़ जाएगी, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, गैसोलीन होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, जो यूरोप जो हमसे खरीदता है उसकी भी कीमत बढ़ेगी। तो ये मात्र सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप ट्वीट खेल लीजिए अलग बात है, लेकिन इन रियलिटी ये होना काफी कठिन दिखता है, ये आसान नहीं है। करने के बाद 1-2 महीना अगर हो भी जाए तो हो जाए, फिर यूरोप वाले खुद ही दिमाग खराब कर देंगे अमेरिका का। तो बहुत कुछ है, तेल का बिजनेस इतना इजी नहीं है, तेल के परमुटेशन कॉम्बिनेशन इतने इजी नहीं है, और इस जो पूरा का पूरा ये स्थिति चल रही है, यद्यपि इसके सेंटर में भारत है। पहली बार ऐसा है कि ग्लोबल बड़े ट्रेड प्रॉब्लम्स का सेंटर भारत बनता दिख रहा है। इसके पहले कभी भी आज़ादी के बाद से इस तरह का कोई बड़ा यूं कहिए बिंदु भारत के ऊपर नहीं रहा है, या उसको लेकर के कोई बहुत बड़ी बातें इस तरह से नहीं रही हैं। ध्रुवीकरण हमेशा अमेरिका और रूस के बीच में रहा है, बाईपोलर नेचर रहा है, हम लोग गुटनिरपेक्ष बने रहे हैं, थोड़ा बहुत रूस के साथ भी रहे हैं, थोड़ा बहुत अमेरिका के साथ भी रहे हैं। अब पोल शिफ्ट हो रहा है, चाइना टू अमेरिका पोलिंग हो रही है, रूस चाइना के साथ खड़ा है, लेकिन भारत उसमें अभी भी नहीं था। भारत बीच में टिकता दिख रहा है, और अब की बार जो है फाइट जो है वो इंडिया सेंट्रिक हो गई है। रूस इंडिया के सपोर्ट, अमेरिका इंडिया के विरोध में, लेकिन इंडिया भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना के सपोर्ट में हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। ब्रिक में हम चाइना के साथ में हैं, तेल खरीद में हम चाइना का साथ चाहते हैं। तो मुद्दा काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जियोपॉलिटिकली ये बात जो है काफी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, और इसको लेकर के बाजारों में निश्चित रूप से आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाजार इतना नॉर्मल काम नहीं करेंगे, बाजार इससे वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, बाजारों की जो डर की भावना है वो बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही कोई अच्छी खबर आएगी उम्मीद की भावनाएं भी बढ़ जाएंगी कि शायद ये सब टिकेगा नहीं। तो मार्केट थोड़ा यहाँ पर डाइसी है, और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेटिव रहेगा। मार्केट की बात वैसे मैं कल करूंगा, डिटेल चर्चा कल करूंगा। कई सारी बातें हैं, क्योंकि जो एफआईआई की करंट पोजीशन है वो करीब 91% जो है शॉर्ट साइड पर है, तो उसकी चर्चा करेंगे कि उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या कुछ होता है। कल का वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो पूरी खबर है, ये पूरी खबर पे नजर रखने की जरूरत है। तेल को लेकर के अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हैं या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आपको इस पे नजर रखनी चाहिए। और ये सिर्फ खबर जो है ट्वीट का नहीं है, ये खबर जियोपॉलिटिकल भी है, तो फौरी तौर पे इंपैक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत बड़ा नहीं क्रिएट हो पाएगा इसका, क्योंकि ये बहुत कठिन चीज करना है और उससे अमेरिका को नुकसान होगा। लेकिन हाँ, छोटे समय के लिए, महीना 2 महीना 4 महीना के लिए बड़ी पैनिक क्रिएट करने के लिए, शॉर्ट टर्म में काफी वोलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए, मंदी क्रिएट करने के लिए, सभी चीजों के लिए यहाँ पर तेल का उपयोग किया जा सकता है अमेरिका की साइड से, और जिसका खामियाजा एक निवेशक के रूप में हमें आपको भुगतना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप जो है जरूर फोकस रखिए कि कहाँ क्या चीजें हो रही हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो उसका मैं जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। चार्ट का अध्ययन जरूर करिएगा। इस मार्केट में विदाउट चार्ट, इस मार्केट में विदाउट एफएनओ का सही नॉलेज आपको प्रॉब्लम खड़ा करेगा। ये बात मैं लगातार कह रहा हूं। जरूर सीखिए एफएनओ, जरूर सीखिए चार्ट, उन चीजों से आपको काफी बेनिफिट होगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।